बच्चों ट्रांजिशन करना अपन को चैप्टर नंबर 3 से 4 में, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते आ रहे थे, सडनली ये प्लेन के बारे में क्या बताने लग गए सर। प्लेन का मतलब हो जाएगा बच्चों, नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस अवर मोशन ऑन बोथ द एक्सेस, मतलब एक्स पर भी जा सकता है मोशन और वाई पर भी जा सकता है। और बच्चों कलेक्टिवली वो एक्स वाई दोनों पे ट्रेवल कर सकता है आपका जो बॉडी है। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। एक्स पर भी जा रहा है, यहाँ पे देखो वाई पर भी जा रहा होगा, और कोई भी पॉइंट पी को अपन कर दें। तो बच्चों अगर 10th क्लास में बात करूं किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो कैसे करते हो आप लोग? तो बोलोगे सर जी करना क्या है, पॉइंट को लोकेट करना ही तो है, तो उसका एक एक्स का कॉम्पोनेंट हो जाता है और एक क्या होता है बच्चों, उसका वाई का कॉम्पोनेंट हो जाता है। कुछ याद आया ऐसा? अगर मान लो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो ये रहेगा एक्स का डिस्टेंस और ये रहेगा वाई का डिस्टेंस, जिसको अपन यहाँ वाई बना लेंगे। तो बच्चों इसी को फिगर आउट करना है, थोड़ा रेजोल्यूशन का यूज करूंगा मैं। और आपको मोशन इन अ प्लेन के पहले बच्चे लोग, हमें जो फर्स्ट टॉपिक चेक करना होता है इसमें, वो होता है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। अभी तक के बच्चों के लिए वेक्टर की पता है कितनी नॉलेज है? कि सर वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जो कि करेक्ट है डेफिनेशन वाइज। बट बच्चों आप वेक्टर्स को समझा कैसे रहोगे, स्टडी कैसे कर रहे होगे? तो लिख सकता हूं मैं, दोज क्वांटिटीज, पे अटेंशन एवरीबडी, those quantities which requires, ठीक है, which requires magnitude and direction for their complete representation, ठीक है, which requires magnitude and direction for their complete representation। इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। बट हम लोग को वेक्टर्स को ना ग्राफिकली भी पढ़ना होता है बच्चों, और उसको ना मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना होता है। मैथमेटिकली अकेले अगर एल्जेब्रा से सॉल्व होने वाली चीजों को, अगर बच्चों मैग्नीट्यूड भी आ रहा है डायरेक्शन भी आ रहा है, इसका मतलब है पहले इसको अपन ग्राफिकली समझ लेते हैं, देन वी स्टार्ट स्टडीइंग इट मैथमेटिकली। तो बच्चों ग्राफिकली पढ़ना बड़ा ही आसान होता है। कोई भी मैग्नेट में कोई भी वेक्टर में, अगर मान लो वेक्टर इज ड्रॉन एज एन एरो, ठीक है, एक बार बनाएंगे उस पर एक एरो बना रहेगा बच्चों, तो इसको कहते हैं अपन लोग टेल, और इसको बोलते हैं बच्चे लोग हेड। इट कंप्राइजेज ऑफ, ये कैसे बना होगा? तो बोलोगे सर ये एक बार से बना होगा और साथ में उसका एक एरो ला के रख दिया, ठीक है, कितना क्लियर हुआ? तो जो टेल होता है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और जो हेड रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। तो अपन ये कह सकते हैं अ वेक्टर is represented by an arrow. A vector is represented by an arrow, ठीक है, है ना, एरो शोइंग डायरेक्शन एंड टेल शोइंग, बोलो बच्चों, मैग्नीट्यूड। फॉर इंस्टेंस अगर कोई दो व्हीकल है अपने पास और एक व्हीकल की स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर है और एक का बच्चों 30 मीटर है, तो आप उसके हिसाब से उसकी लेंथ को बनाओगे। तो फॉर एग्जांपल v1 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, और मान लो बच्चों सेकंड कोई वेक्टर है तो कितना हो जाएगा, उसको कर सकते हो आप 30 मीटर पर सेकेंड। ये समझ सकते हो बच्चों आप लोग, ग्राफिकली इसे बताया जाता है ना। बच्चों इस पूरे पेज पे एक ही बात समझने वाली है कि कोई एरो बना देना तो उस पर हेड भी बन जाएगा, ठीक है, और बच्चे लोग टेल भी रह जाएगा, ठीक है। तो v1 का टर्म होगा और एक v2 का टर्म होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लेके देखा है कि वेक्टर में तो बच्चों वेलोसिटी भी आ सकता है, फोर्स भी आ सकता है, मोमेंटम भी आ सकता है, एंड एनीथिंग यू कैन इमेजिन। मैं आप लोगों को केवल आज इंट्रोडक्शन पार्ट बोल रहा हूँ। तो वेक्टर को अपन एक आर्बिट्री वेक्टर से देखते हैं बच्चों, और उस पे a मतलब आर्बिट्री क्वांटिटी, उसके सर पे ऐसा एरो लगाते हैं तो वो वेक्टर कहलाता है।
अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है तो ए के सर पे कैप बनाना पड़ता है, जो ये एरो बना है तो वही एरो का कैप बन जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो इसका मॉड्यूलस देखना पड़ता है, तो मॉड ले लेंगे इसका अपन, तो सिंपल सा ये बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है इस पूरे पेज पे जो बात आपको आज यहाँ से समझने वाली है वो ये है कि दिस इज ओनली द एग्जाम्पल विच आई एम करंटली शोइंग यू। ये तो बच्चों एग्जाम्पल की वाली बात होगा यहाँ से यहाँ तक की, है ना। जो रियल जो कहानी है वो इन 3 वर्ड्स में है कि अगर कभी ए का वेक्टर लिखा रहे, है ना, तो इसका मतलब है कोई क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पोजीशन, वेलोसिटी, एनीथिंग। अगर मान लो ए खाली रखा हुआ है, खाली रखने का मतलब क्या है, मॉड लिया हुआ है, उसका केवल और केवल क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। और अगर ए के सर पे कैप लगा है तो क्या बोलोगे, कौन होगा वो हो जाएगा बच्चों यूनिट वेक्टर्स। केवल डायरेक्शन बताने के लिए काम में आता है। जैसे अपन 10th क्लास ये चैप्टर शुरू किया होगा, मैंने साल शुरू किया होगा, यूनिट चैप्टर पढ़ाना शुरू किया होगा, तो याद होगा बच्चों आप सभी लोगों को कि क्वांटिटी बराबर कितना होता है, एन टाइम्स ऑफ यू होता है। याद आया कि नहीं आया? क्यू बराबर एन इंटू यू समझा रखा है अपन ने, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या लिखा है, क्वांटिटी लिखा है। व्हाट इज एन, तो बोलोगे सर जी एन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। व्हाट इज यू, तो यू का मतलब होता है यूनिट। इज दिस क्लियर? इन सबके पास क्या लगा लो, क्वांटिटी की जगह पे रख लो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड की जगह पे रख लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और यहाँ पे कर लो बच्चों ए बार, ए के ऊपर कैप। तो यहीं से आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चों। ये आपको याद रखना है, हमेशा की तरह याद रखना है इसको। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी की जगह पर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर जी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। ए की जगह पे मैग्नीट्यूड था, तो अब क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोल लेते हैं। ये यू की जगह पे यूनिट था ना, तो यहां बच्चों यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? हमने वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा तो 9th क्लास की डेफिनेशन है, वेक्टर इज रिप्रेजेंट मतलब वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मांगती हैं। हम ग्राफिकली पढ़ रहे हैं, ग्राफिकली बच्चों के एरो से बनाया जाता है, जितना बड़ा उसका टेल होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता है। आई हैव जस्ट रिलेटेड द होल टॉपिक विद द बेसिक फॉर्मूला जो आपको 11th में डे 1 पढ़ाया जाता है, Q बराबर n टाइम्स U। तो वहीं से कॉपी कर दिया मैंने, A का वेक्टर हो जाएगा A डॉट A का कैप। देखो आगे बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेते हैं। इसके कई सारे टाइप्स होंगे जो आपको थोड़े बहुत समझ लेने हैं। तो पहला टाइप होता है बच्चों लोग इक्वल वेक्टर्स का, थोड़ा बहुत रीड करके चलना है इसके बारे में। इक्वल का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, ये देखने में और मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज दोनों से इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर कोई ए वेक्टर है बच्चों, उसी के बिल्कुल बराबर कोई दूसरा वेक्टर बनेगा तो ही बोलोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो वेलोसिटी हो सकते हैं, दो फोर्स हो सकते हैं, दो कुछ भी हो सकते हैं। नोबडी विल से दैट कि अगर ए वेक्टर यहाँ बना और बी ऐसे बनाए तो ये इक्वल होंगे, नहीं बच्चों, उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर में चेंज माना जाएगा। राइट साइड वाले में ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है, और लेफ्ट साइड में ए वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर है। सेकंड बच्चों, ये इक्वल हो गया तो सेकंड वाले को यहाँ पे अनइक्वल कर लो तो वही समझ में आ जाएगा आपको। और बच्चों अगर हमसे कोई बोलता है पैरेलल वेक्टर्स, ये काम करेगा आपका पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो आप नाम से समझ गए होंगे क्या करने जा रहा हूं मैं, है ना। रिगार्डलेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड यू कैन सी दैट उन लोगों का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों वो पैरेलल कहलाएगा। देखो दिख रहा है क्या? और एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा, एक इधर देख रहा है तो एक उससे 180 डिग्री पीछे देख रहा होगा। तो यू कैन से दैट सर ए हो जाएगा, और ये जो बी है उसको पलटना पड़ेगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको इन्वर्जन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तो वो बात मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे अपन करते हैं इन्वर्जन। कई बार अपन को वेक्टर सॉल्व करने में ना उनको आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। तो मान लो बच्चों कोई इंसान अगर सामने की तरफ गया है और उसका नाम बी का वेक्टर है, तो उसके एरो से पकड़ के उसको अगर पीछे कर दोगे ना आप, है ना, जस्ट 180 डिग्री, तो बच्चों वो माइनस का भी बन जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वेक्टर्स। तो इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल है, अनइक्वल है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। इसमें डाउट होना भी चाहिए और मैं आपको बतलाऊंगा भी नहीं ये चीजें। समझ गए हो ना? फिर आती है बारी बच्चों एक्सियल वेक्टर्स की। एक्सियल वेक्टर्स इसका मतलब होता है कि कोई चीज रोटेट कर रही होगी ना बच्चों, आप जब रोटेशन चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां पे बार बार कोई
डिस्क, सिलेंडर, बॉडी वगैरह कोई रोटेट कर रहा होगा। तो मान लो ये आपका डिस्क है, हर डिस्क के पास बच्चों एक एक्सिस होता है, ठीक है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द सेंस ऑफ रोटेशन, अगर ये ऐसे सेंस रोटेशन कर रहा है तो अपने राइट हैंड को, जैसे मैक्सवेल का रूल पढ़ा है ना 10th क्लास में, वैसे ही उसको अगर ऐसे करके अपन बना लें इस तरह से, तो थंब कहाँ ऊपर जा रही है ना बच्चों, तो ये थंब के डायरेक्शन में यहाँ क्या बन जाएगा, एक्सियल वेक्टर बन जाता है। तो जो एक्सियल वेक्टर होगा बच्चों वो ऐसे बनता है, इसके सेंटर पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ। तो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड एज, बोलो, एक्सियल वेक्टर। मान लो बच्चों आपके पास कोई एरिया का वेक्टर कोई पूछता है, व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का मतलब हो जाता है कि सपोज कोई क्लोज बॉडी भी हो सकती है और कोई ओपन बॉडी भी हो सकती है बच्चों। ओपन बॉडी का मतलब सर का यहाँ पे ये रहता है दैट कोई प्लेन है, कॉपी का पेज है मेरे पास, तो उसके दोनों साइड से ओपन सरफेस रहेगा। क्लोज का मतलब है कि बच्चों इसके पास 6 साइड हैं, तो हर साइड पे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर दूं इस तरह से, सो आई कैन से दैट ये इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। देखो ऐसे करके सब जगह से परपेंडिकुलर, ठीक। इस पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर ही बन सकता है और नीचे ही बन सकता है, अलाउड है अपन दोनों से काम करने के। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक साइड ही पढ़ेंगे। जनरली इसको एन के ऊपर कैप करके पढ़ाते हैं क्योंकि ये वाला डायरेक्शन शो कर रहा होता है। बट हाल फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ इसको, ये एरिया होगा ना बच्चों, मान लो अगर ये एरिया है ए नाम का, तो जो वेक्टर होगा वो उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। डोंट फॉरगेट दिस। अगर इसका एक साइड का एरिया बच्चों ए है तो ये हो जाएगा ए का वेक्टर। कोई प्रॉब्लम। एक्सियल मतलब एक्सिस पे, एरिया मतलब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर बनता है तो उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। चलो बात करते हैं अपन नल वेक्टर की या जीरो वेक्टर की, ठीक है। इसको बनाया नहीं जा सकता बच्चों, ये केवल एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि नल और जीरो का मतलब होता है अ वेक्टर हैविंग, अ वेक्टर बोलो, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज नल वेक्टर। कई बार ऐसा हो रहा है बच्चों, प्रोडक्ट वगैरह कर रहे होगे, कुछ काम कर रहे होगे, तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है या मल्टीप्लाई या सबमिशन है वो जीरो आ जाए, तो जीरो नहीं बोलते हैं उसको, गंदा लगता है उसको, उसको बोलोगे आप नल वेक्टर है वो। नल वेक्टर कहीं पर भी देख सकता है बच्चों, तो किसी भी डायरेक्शन बन सकती है इसकी। फिर बात करते हैं जो आपके काम की चीज है, उसको बोलते हैं बच्चा लोग यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। मैंने आपको आज की क्लास में समझा दिया है कि लेट्स से कोई वेक्टर है, उस वेक्टर के पास ना बच्चों खुद का एक मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो एरो दिख रहा है ना बच्चों, ये एरो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये एरो अगर किसी में आगे लग जाएगा तो वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम एनी स्क्वायर टू अवर स्कूल इज 2 किलोमीटर्स, एंड समबडी विल से मी कि सर जी 2 किलोमीटर जाना है आपको नॉर्थ में, तो 9th 10th से पता होगा कि ये ज्यादा प्रिसाइज बात कर रहा है। तो वेन एवर वी प्लेस अ डायरेक्शन टू समबडी, वो चीज क्या बन जाएगी, बोलो, क्या बन जाएगी बच्चों, वेक्टर। तो जो नॉमेनक्लेचर है इस चैप्टर का वो है कि अगर ए के सर पे बात लगी है मतलब वो पूरा इंसान है, वेक्टर है वो। ए खाली रखा है मतलब मैग्नीट्यूड है, और ए के सर पे अगर कैप लगा है तो क्या हो जाएगा वो, बोलो, यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो मतलब ऐसा लिखते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया, बात इसकी छोड़ो यहाँ पे। ये हो जाएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर के बारे में लिख रहा हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। दूसरा, यूनिट वेक्टर only provides sense of only provides sense of direction. यूनिट वेक्टर ओनली प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन। इतना आप समझ लो, आपको बहुत काम करेगा बच्चे लोग, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले से जाऊं बच्चों, तो आपको तो पता ही होगा ना इन तीनों में क्या होता है रिलेशन। एनीबडी इन द क्लास टेल मी आंसर। एवरीबडी इन द क्लास मस्ट नो दिस, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट ए का कैप। यहां से ए का कैप निकाल लो ना भाई, कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मॉड्यूलस। तो एनसीईआरटी या बुक वगैरह में बच्चों ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली प्रिंटेड होता है, उसके पीछे की कहानी इतनी सारी है।
आप भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर क्या लिखा है, ए का वेक्टर है ना, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी टू द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक, तो बच्चों देखो, टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या इसकी नीड है, जब अपन को स्केलर कोई अलजेब्रा पढ़ना हो तो 2 + 4 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसा वेक्टर्स में नहीं होता है। द रीजन, वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन का भी एक सेंस होता है ना, तो हम डायरेक्टली उसको अलजेब्रा नहीं सॉल्व कर सकते, हमको वेक्टर्स की नॉलेज से स्टडी करना होगा। तो बच्चों कई सारे रूल्स होते हैं, जो पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग वो हो जाएगा ट्रायंगल रूल, या कहते हैं उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ, बोलो, वेक्टर एडिशन। सेकंड वाला हो जाएगा, उसको बोलोगे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो थर्ड आप पढ़ोगे आज, उसको जनरली ये लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। फोर्थ वाला बच्चों अपन को थोड़ा अलग से पढ़ना है, लॉ नहीं है वो एक थ्योरम है, तो उसको पढ़ लेना अपन लोग, लामीज थ्योरम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स का सम करते हैं, पैरेललोग्राम में दो का करते हैं, पॉली मतलब बहुत ज्यादा मतलब n, और लामी थ्योरम में बच्चों ओनली 3 वेक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 वेक्टर्स होने चाहिए। क्यों पढ़वाया जा रहा है ये टॉपिक, उसके बारे में समझ लो। मान लो अपने स्कूल के फुटबॉल कोर्ट में कोई फुटबॉल रखी हुई है, और इसको साइमल्टेनियसली कुछ बच्चों ने एक साथ इसको किक कर दिया है। तो मान लो एक ने ऐसा किक करा और एक ने इस तरह किक करा, तो क्या बच्चों ये पहले बच्चे के लिए यहाँ जाएगा और दूसरे बच्चे के लिए यहाँ जाएगा, सोचो, यहाँ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। ये सेकंड बच्चा हो गया, ये पहला बच्चा हो गया, ये कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में देख के निकल लेगा अपने आप को। डू यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं अपन, कहीं एज वगैरह लग जाता है, तो जब दो वेक्टर्स कहीं पे कंबाइन करें या कलेक्टिवली ऐड करें, तो देयर इज अ नीड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट, एंड दैट नीड इज बीइंग फुलफिल्ड बाय अबव मेंशन्ड लॉज। कुछ इजी हैं, कुछ बहुत ही इजी हैं, और ये थर्ड वाला अपने को केवल कुछ न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रायंगल लॉ। तो एज अ नेम सजेस्ट, ट्रायंगुलर टाइप का दिखाई देगा ये, तो ट्रायंगल लॉ पढ़ लेते हैं अपन लोग। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। ये दो वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू आर्बिट्री वेक्टर्स, मान लो ये कोई क्वांटिटी है ए नाम की, इसको आपको ऐड करना है किसी और दूसरी क्वांटिटी से। मैंने इंटेंशनली ऐसा समझाया आप लोगों को, आगे चल के वेक्टर्स किसी भी ओरिएंटेशन में मिल सकते हैं अपन को। एक बात का ध्यान रहे बच्चों, यू आर नॉट अलाउड टू रोटेट एनी वेक्टर। इसको रोटेट नहीं कर सकते इस तरह से, जैसा रखा है रखे रखे रह सकते हैं, इसको उठा के कहीं लेके जा सकते हैं अपन। इससे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो वेक्टर विल रिमेन इंटैक्ट। नाउ इफ यू वांट टू डू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए यहाँ पर बना हुआ है बच्चों, बी यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको ड्रैग और ड्रॉप करके ऐसा बनाना पड़ता है अपन को। देखो ये आपको ए दिखाई दे रहा होगा बच्चों सबको, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ आगे रख लेता हूँ। सिमिलरली आपको बी दिख रहा होगा, इसको कॉपी करके बच्चों मैं यहाँ सामने रख लेता हूँ। Everybody can understand that now my two vectors are represented as two sides of the triangle। और ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है वो कैसे बनती है, तो बोलोगे सर ये रही हमारी थर्ड साइड, जो कंप्लीट कर रही होगी बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का जो इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। आई एम नॉट सेइंग 4 + 2 बराबर 6, ये तरीका है लिखने का, जस्ट टू राइट मैथमेटिकल इक्वेशन दैट दोनों वेक्टर का वेक्टोरियल सम रिजल्टेंट के बराबर आ रहा है। बहुत डाउट्स आएंगे सर चल क्या रहा है यहाँ पे, तो ए और बी का जब ट्रायंगल लॉ लेते हैं तो हमेशा बच्चों आउटर एंगल उनके बीच का कंसीडर किया जाता है। तो ये रहा एंगल, इतने से ए वेक्टर ने डिविएट मारा बी की तरफ। अब बोलोगे सर आर का डायरेक्शन उधर ही क्यों बन रहा है, तो कहने का मतलब है कहीं पर ए और दो दोनों का काम कराना है, तो उन दोनों को हटा के अकेला आर का काम कर सकते हैं। तो अगर जो फ्लो आपका ऐसा बन रहा है ना, तो इसका जो काउंटर फ्लो बनेगा
वो होता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। सर्कल मत बना देना कि आर पीछे करिए तो तीनों मिलकर जीरो हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? वो आगे जाके इक्विलिब्रियम क्लास में पढ़ा दूंगा आपको। तो इसकी थ्योरी क्या बन जाएगी? व्हेन टू वेक्टर्स, पे अटेंशन एवरीवन, व्हेन टू वेक्टर्स आर represented as two sides of a are represented as two sides of a triangle, then then the resultant then the resultant is represented as the side completing the triangle, और बोल सकते हो the third side of the triangle, third side of the triangle। ध्यान रखना जो कनेक्शन हो रहे होंगे वो टेल लिखा है यहाँ पे, हेड होगा, फिर से टेल आना चाहिए, फिर से हेड आना चाहिए। मतलब 10th क्लास की भाषा में बात करूं तो सीरीज में लगे होने चाहिए दोनों के दोनों वेक्टर्स, एक के बाद एक। गेटिंग माय पॉइंट? टेल होगा, हेड होगा, अगेन टेल आना चाहिए। अगर हेड आ गया तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है? सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। ट्रायंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी समझाना बहुत जरूरी है, वरना डेफिनेशन में लोग बाल की खाल निकालने लग जाते हैं। यहां तक का क्लियर है बच्चों? तो इस पेज पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप अकेला आर इस्तेमाल कर सकते हो रादर देन यूजिंग टू इंडिविजुअल वेक्टर्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट ये इसको कैसे लिखते हैं। अब अपना काम बनता है कि आर जो वेक्टर आया है उस पर मॉड लगा दिया जाए, मतलब केवल आर का मतलब समझाया जाए और कितना आएगा ये फाइंड किया जाए। तो इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट पेज। यहां तक का क्लियर सब लोगों को? पूरा पेज ये वाला बच्चों देखो फटाफट अपन इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। अब तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान रखना एग्जाम में ये सीधा डिराइव करने को पूछ देता है कि इसका आंसर बताइए। तो आपको क्या करना है बच्चों? आर वेक्टर का मॉड निकालना है, मतलब केवल आर निकालना है। वेक्टर की लैंग्वेज में बात करूं तो ये ए वेक्टर था थोड़ी देर पहले आपका बच्चों, यहाँ कहीं आपने बी बनाया था और ये आपका रिजल्टेंट था। आया ना? राइट बच्चों? इसी से आप आगे गए यहाँ पे, तो मैंने कहा था एंगल अपन को आउटसाइड का लेना होता है। दिस इज ए वेक्टर, यू कैन ड्रॉ बी वेक्टर एंड सिमिलरली यू कैन ड्रॉ आर वेक्टर। ठीक है? इसी को बच्चों एरो वगैरह हटा दोगे ना तो ये क्या बनने लग जाएगा आपका? ये एक ट्राइंगल टाइप का दिखने लग जाएगा। तो ये सामने जा रहा होगा बच्चों, बी वाली बार इधर कहीं जा रही होगी और आपको रिजल्टेंट बच्चों ऐसे दिखाई दे जाएगा। क्यों करा ऐसा मैंने? द रीजन मुझे अब केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। तो मैग्नीट्यूड में जब इसको इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों तो एरो का क्या करेगा वो इंसान? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रहा बच्चों आप लोगों का थीटा, इधर लिखा रहेगा खाली ए, यहाँ लिखा रहेगा खाली बी। जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या लिखा हुआ है बच्चों? बी लिखा है, मतलब सामने वाला कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा, और बेस कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। तो अब आप लोगों को जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ना बच्चों, ए बी सी नहीं, ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। बोलोगे यस सर बिल्कुल। तो इन ट्राइंगल ए बी डी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बताओ ये आर कितना होगा? किस किस को आया ये? आर का स्क्वायर। ये एंगल अल्फा हो जाता है। अल्फा वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट लगाता है ए के साथ, और थीटा वो एंगल होता है जो ए और बी के बीच का आउटर एंगल होता है। बोलो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक का पूरा काउंट होगा तो हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का बोलो होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं अपन, तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसको नहीं आता? तो बोलोगे सर वो तो अपन को बहुत अच्छे से आता है। ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, प्लस लिखा है, टू लिखा है बच्चों, ए लिखा है, और बी का टर्म में बी कॉस थीटा पूरा आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो इन टर्म्स को, यहाँ बी साइन थीटा स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे बी कॉस के साथ लिखा हुआ है। इन दोनों में बच्चों अगर मान लो आपने क्या करा,
ए स्क्वायर को पहले लिख लिया और बी स्क्वायर कॉमन निकाली तो अंदर क्या बचेगा, +2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यहां तक का तो क्लियर होगा ना बच्चों। ये हो गया 1। आंसर बोलो आर कितना आया। अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। याद रखना इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा, इससे और केस करा दूंगा अलग अलग। ठीक है। अब अल्फा पे बैठ के बच्चों tan अल्फा बताओ मुझे कितना आ रहा है। कई बार ये अल्फा पूछता है अपन से, तो इस पूरे राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर बी साइन थीटा, और बेस पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। आई नेवर एडवाइस यू टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। बच्चों बस आप ट्रायंगल को याद रख लो, ए बी बनाना सीख जाओ, साइन कॉस कहाँ लेना वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस पेज पे दो काम की चीजें हैं बच्चों आपके, एक तो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन और एक एंगल कितना है उसका एक्सप्रेशन। कहीं कहीं बुक में ऐसा हो सकता है कि अल्फा लिखा हुआ tan इनवर्स करके, बट दैट डज नॉट मेक सो मच सेंस, बिकॉज अभी अपन वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो अपन को ये वैल्यूज दे रखेगा, सामने वाला एंगल दे देगा आप लोगों को, ए और बी बता देगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट।